हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 9 और उसमें हम पढ़ रहे हैं औद्योगिकरण। ठीक है, तो औद्योगिकरण में ही हम आगे पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति जो है। और उसमें हमने पिछली वीडियो में लोहा, कोयला, कपास आदि, कताई, बुनाई आदि के बारे में काफी चर्चा की थी। और आज इसी में हम पढ़ेंगे भाप की शक्ति। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए, केवीएस के लिए अगर आप तैयारी करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस हैं उसमें। और चलिए शुरू करते हैं। भाप की शक्ति। ठीक है, पिछली वीडियो जो हमारी वीडियो थी तो हमने ये सारी चीजें इसमें करा था। और ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे भाप की शक्ति। तो जब यह पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए क्या हुआ, निर्णायक सिद्ध हुआ। द्रव चालित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन रहा था, लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाके जैसे मौसम, जल प्रवाह आदि गति के अनुसार सीमित रूप में ही किया जाता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूप में प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे वाट के आविष्कार के भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेजी की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था। ठीक है, और उसने नापने की एक इकाई बनाई थी जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। वाट की जो माप इकाई यानी अश्व शक्ति एक घोड़े की 1 मिनट में जो है 1 फुट तक 33,000 पाउंड वजन और उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। अश्व शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में भी जो है काम लाया जाता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं। तो भरोसेमंद और कम खर्चीला था और भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। ठीक है, खुदाई के लिए जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और अधिक गहरी खानों से निकालने में के प्रयासों में तेजी आई। खान जो थे, अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी कि खानों में अचानक पानी भर जाता था। थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड खनिक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। और ये इंजन छिछली जो थोड़ा सा ऊपर होती थी उसको छिछला कहते हैं, तो गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका जो है बॉयलर होता था, वाष्पित होता था, वो फट जाता था बॉयलर। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन, ठीक है, 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से, जो कंडेंसिंग सिलेंडर था, ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा जो है खत्म होती रहती थी। और भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा। जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला 1736 से 1819 के बीच। और जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक मोर के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। और एक धनी निर्माता मैथ्यू बाल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम के में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। और इस फाउंड्री से 8 वाट के स्टीम इंजन जो भाप का इंजन था बराबर बढ़ती गई संख्या में बनकर निकलने लगे। और 18वीं शताब्दी के अंत तक जेम्स वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं, ये जैसे बना हुआ यहाँ पे। ठीक है, और 1800 के बाद अधिक हल्की
तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीनी औजारों के निर्माण में वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। धीरे धीरे किसी चीजों में सुधार होता रहता है, विकास होता रहता है। पहले धातु को पीसने के लिए चक्के चलाने का काम घोड़ों से लिया जाता था, लेकिन बाद में भाप की शक्ति के इस्तेमाल से जनशक्ति तथा अश्वशक्ति पर मनुष्य की निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, घोड़ों की शक्ति पर। 1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्वशक्ति का उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, नहरें और रेलें। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। ठीक है, इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण, ठीक है, सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत अधिक समय लगता था और उस पर खर्च भी जो होता था वो ज्यादा होता था, जबकि उसे बंजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और धन दोनों की बचत होती थी। औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गर्म करने और उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग लगातार बढ़ती रही। इंग्लैंड की पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 1761 जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई, क्योंकि नहर बन गई तो उसका खर्चा कम बनने लगा, तो फिर उसका खर्च भी कम हो गया। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खादानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बकिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, क्रिस्टल, चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। लंदन, ब्रिस्टल, चैनल। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। कितनी? 25। 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गईं और उसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गईं, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। ठीक है, पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक नया साधन बन गई। रेलगाड़ियां जो है यातायात का परिवहन का साधन बन गई, जो वर्ष भर उपलब्ध रहती, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। यात्री भी जा सकते थे, माल भी जा सकता था। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई। ठीक है, दो आविष्कार शामिल हुए। रेलवे के आविष्कार के साथ साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। ठीक है, दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया, क्योंकि पहले शुरुआत थी, अब दूसरा चरण शुरू हो गया था। 1801 में रिचर्ड टेब्रिक ने एक इंजन का निर्माण किया, जिसे फीडिंग पफिंग पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव एक तरीके से कहते थे, और यह इंजन ट्रकों को कार्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1781 से 1848 तक वो थे रेल इंजन बनाया, जिसे ब्लचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था पहले? उसको ब्लचर। और यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जाया जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मील यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया।
इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। ठीक है। और 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना आम बात हो गई, यानी 30 से 50 मील। उसके बाद 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई और पाले, बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों लगभग 6000 मील लंबा हो गया धीरे धीरे। ठीक है। 1833 से 37 के छोटे रेल उन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी। कितनी मील लंबी? 1400 मील लंबी। और 1844 से 47 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दे दी गई। और इस संपूर्ण कार्य को कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। कोयले की भी जरूरत पड़ी, लोहे की भी। और बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योगों के क्रियाकलापों में तेजी आई। लोगों को इससे रोजगार भी मिला और उद्योग में जो काम आया। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गए। ठीक है। और अब हम देखते हैं आविष्कारक कौन थे। यह पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये सब परिवर्तन आए। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। भौतिक तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अत्यंत सीमित थी, यानी कम थी, सीमित थी। और ऊपर बताया गया प्रौद्योगिकी आविष्कार तब तक हो चुके थे। चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिकी या रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी जरूरी नहीं था जिस पर यह आविष्कार आधारित थे। इसलिए वैज्ञानिक प्रगतियां प्रतिभाशाली लेकिन अंतःपरक विचारकों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तथ्य से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए। यहाँ तक कि वहां छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त थी। छोटे कस्बों में भी लोग रुचि ले रहे थे। और इस प्यास को कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट 1754 में स्थापित। कला समाज के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्याताओं अथवा उन्हें कॉफी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया। अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की बढ़ती दृढ़ता, रुचि यानी इंटरेस्ट, जिज्ञासा, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुए। कपास उद्योग क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के तथा जेम्स हरग्रीव्स बुनाई तथा बढ़ईगिरी से परिचित थे, किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई और बालों की बिग बनाने वाला था, यानी एक नाई था, बालों की बिग बनाता था। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था और एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी और वह यांत्रिक के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेनाधिकारी था। थॉमस न्यूकोमेन एक लोहार तथा ताला साज यानी ताला बनाता था। जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था और उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया और उनके बारे में योजना बनाई थी, अंधा था। क्या बात है। ठीक है। शहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर थे। ठीक है, देखिए क्या बात थी। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नवचालन शब्द की सही वर्तनी कभी न बता सका। और लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। तो आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि
सब में सब, हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है। अगर कुछ उसे ज्ञान है और कुछ चीजों का नहीं भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। परिवर्तित जीवन। इसलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव पाया, और इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाया और उद्योग धंधों में इस आशा के साथ पूंजी का निवेश किया जिससे उन्हें मुनाफा हो, फायदा मिले और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाए। और अधिकांश मामलों में धनराशि पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। इससे क्या हुआ? परिवार टूट गए, पुराने पत्ते पते जो थे वो बदल गए, लोगों को नई जगहों में रहना पड़ा, शहर विकृत होने लगे, कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गईं। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। ठीक है, आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, सफाई और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था भी बढ़ती हुई, शहरी आबादी के पूर्ण सुधार नहीं हुआ। ठीक है, बाहर से आकर नए बसे लोग कारखानों की वजह से, उद्योग धंधों की वजह से भी आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहां की हवा स्वच्छ थी और पीने का पानी भी साफ एवं सुरक्षित था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति 205। दूर बाई और कोल ब्रुकडेल में बढ़ई और अन्य कामगारों के लिए 1783 में कंपनी द्वारा बनवाए गए आवास, बाई और डर्बी परिवार के बंगले विलियम वेस्टवुड द्वारा चित्रित 1835 में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये कामगारों के लिए थे, इस साइड आप देख सकते हैं, और ये जो है ये जो बनवा आवास थे, जो बंगले हैं ये। ठीक है, और एडवर्ड कारपोरेटर ने कारपेंटर ने 1881 के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग टाउन में इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया था कि जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था, तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे, जो मानो नरक के किसी दरवाजे में भूतों की तरह आ जा रहे थे। और मैंने आकाश में ऊंची ऊंची चिमनियों की लंबी कतारें देखी, जो काले धुआं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। और कूड़े देखे, कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, और नीचे देखी नीची बहती काली नदी। अब मैं इन सबको देख रहा था, तभी मेरी नजर दूर दराज के पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहां महलनुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत तो धनवान हुए थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे, जिनकी बदौलत हो। यह सब देखकर मेरी तो रूह कांप उठी। ये एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 के आसपास अपनी कविता एक बिना नगरी ने मैक टाउन, इस प्रकार इसने वर्णन किया है। ठीक है, और मजदूर। ठीक है, हम फिर अब आगे पढ़ेंगे अब इसमें मजदूर, औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण आदि चीजें। ठीक है, और आज यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।